हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लोग लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। जो भी लोग लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। आप लोगों को आ रही है? क्लियर आ रही है? देखो भाई, आज का जो ये लेक्चर है, हालांकि इसमें मैंने टॉपिक तुम्हें कहा था कि मैं इसमें रिवाइज कराऊंगा ट्रांजिस्टर बाइसिंग और एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पर शायद इतना टाइम बचेगा नहीं, तो दो ही टॉपिक हम कवर करेंगे, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर बाइसिंग हम कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं क्या क्या आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद होना चाहिए, वो सारा चीज मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। वो अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ट्रांजिस्टर से और उसके बाद स्टार्ट करूंगा ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो पहले मैं बात करूंगा ट्रांजिस्टर की सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांजिस्टर की। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूं कि ट्रांजिस्टर आखिर है क्या, तो ट्रांजिस्टर बेसिकली एक एम्पलीफाइंग डिवाइस है ना। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई करता है, ठीक है, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, विच इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग और स्विचिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। ये कौन सा डिवाइस है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है और यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग और स्विचिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। या तो एम्पलीफाई कर रहा है या स्विच कर रहा है किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। कर दूंगा मैं अपलोड कर दूंगा, आज कर दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ट्रांजिस्टर है क्या। तो ट्रांजिस्टर का क्या है? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई कर रहा है या स्विच कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। यहां तक मेरे हिसाब से सबको पता भी होगा, कुछ नया मैंने बताया नहीं। तो जब हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो हम बेसिकली दो तरह के ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं बीजेटी और एक हम पढ़ते हैं एफईटी, है ना। तो बीजेटी हम जो पढ़ रहे हैं, बीजेटी पढ़ रहे हैं। बीजेटी का मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये कौन से ट्रांजिस्टर है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। और जब मैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करता हूं तो ये होते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। ये कौन से डिवाइस होते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। करंट कंट्रोल डिवाइस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना। मैं जिसके आगे लिखूं मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या जिसको मैं बॉक्स में बंद करूं उसको याद कर लेना अच्छे से। तो ये एमसीक्यू बनता है कि जो बीजेटी होते हैं वो करंट कंट्रोल होते हैं या वोल्टेज कंट्रोल होते हैं। तो बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है ना। तो ट्रांजिस्टर एक हम पढ़ते हैं एफईटी। एफईटी जो होता है वो होता है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। ये होता है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। एक हम लोग पढ़ते हैं एफईटी। तो एफईटी जो होता है ये होता है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर जब हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम पढ़ेंगे इसको, तो वहां पर आप पढ़ोगे कि ये जो है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड होते हैं, ये होते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड। और जबकि जो बीजेटी होते हैं वो होते हैं करंट कंट्रोल्ड। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये बन गया कि साहब बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल है या वोल्टेज कंट्रोल है। तो बीजेटी जो होते हैं वो करंट कंट्रोल होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये निकलेगा आपके कि बीजेटी जो है यूनिडायरेक्शनल होते हैं या बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो बीजेटी जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, बीजेटी जो है वो क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल ट्रांजिस्टर या यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यानी कि इसमें एक डायरेक्शन में काम होगा।
बाई डायरेक्शनल नहीं होते, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। दूसरा, मैंने यहां पर लिखा तो है कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पर जो ट्रांजिस्टर है उसको डायोड की तरह हम यूज नहीं कर सकते। बीजेटी जो है, बीजेटी, उसको हम डायोड की तरह यूज नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डायोड, कैन नॉट बी यूज्ड एज डायोड। तो इसको हम डायोड की तरह यूज नहीं कर सकते। क्या यहां तक क्लियर है सभी को मेरी बात? बताओ भाई, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? तो यहां तक जो मैंने तुम्हें बताया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए तुम्हें, है ना। ये क्वेश्चन ही बता दिए एक तरह से मैंने कि बीजेटी का क्वेश्चन, जो बेसिक सा क्वेश्चन है वो ये बनता है कि बीजेटी इज अ कंट्रोल, करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, बोथ करंट एंड वोल्टेज, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव आ जाएगा। इसी तरह से आपसे एफईटी का पूछ लिया जाएगा कि एफईटी इज द, इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा बीजेटी इज अ यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, है ना, फर्स्ट यूनिडायरेक्शनल देन बाई डायरेक्शनल। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बनते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो जब हम बीजेटी की बात करते हैं, बीजेटी की, तो इसको मैं दो तरीके से बना रहा हूं। एक तो मैं बना रहा हूं इसको पीएनपी, एक तो मैं बनाता हूं इसको पीएनपी, ये मैंने बनाया पीएनपी। और एक इसको मैं बना रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक मैं इसको बना रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जब मैं पीएनपी बना रहा हूं, तो पीएनपी के केस में एन जो है उसको सैंडविच बनाया हुआ है दो पी के बीच में। जैसे ब्रेड होती ना, दो ब्रेड के बीच में टिकिया लगा दी, जैसे हम बर्गर खाते हैं, बर्गर, तो बर्गर में बीच में टिकिया फंसी हुई है और दोनों साइड बन लगे हुए हैं। तो ठीक इसी तरह से जब मैं पीएनपी बना रहा हूं तो एन बीच में फंस गया और ऊपर नीचे लग गए पी। एंड सिमिलरली जब मैं एनपीएन बना रहा हूं तो एनपीएन के केस में पी बीच में फंस गया और ऊपर नीचे लग गए एन। तो ये सैंडविच हो रहा है, सैंडविच। क्या हो रहा है? सैंडविच। और अब जो मेन क्वेश्चन है, पी और एन मिलकर एक सेमीकंडक्टर बनाएगा और एन और पी मिलकर एक सेमीकंडक्टर बनाएगा, है ना। यहां साफ साफ दिख रहा है कि जो एक पीएन है, ये एक पीएन जंक्शन बन गया, ये एक पीएन जंक्शन बन गया और ये एक पीएन जंक्शन बन गया। इसी तरह से यहां पर एक पीएन जंक्शन बन गया और इसी तरह से यहां पर भी एक पीएन जंक्शन बन गया। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर लूं या एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लूं, तो इसके अंदर कुल कितने पीएन जंक्शन होते हैं? दो पीएन जंक्शन होते हैं, दो पीएन जंक्शन। तो कुल कितने पीएन जंक्शन होते हैं? दो। तो यहां पर दो पीएन जंक्शन होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब वापस से बनाया मैंने इसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार इसको बैक करके और 2x पे लेकर देख लो, 2x पर चला के देख लो, पीछे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके टर्मिनल्स बना रहा हूं मैं, ये P, ये N, ये P। तो एक टर्मिनल ये निकल गया, एक टर्मिनल ये निकल गया, एक टर्मिनल ये निकल गया। तो फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल और ये थर्ड टर्मिनल। तो कितने टर्मिनल है इसमें? 3 टर्मिनल्स। तो कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स है। अब सुनो क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बीजेटी इज अ, बीजेटी हैज अ 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन और 4 पीएन जंक्शन। तो बीजेटी में कुल कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2 पीएन जंक्शन होते हैं, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन बीजेटी ट्रांजिस्टर। बीजेटी ट्रांजिस्टर में टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स कितने होते हैं? टोटल टर्मिनल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स कितने हो गए? 3 हो गए। अब जब मैं बीजेटी की बात कर रहा हूं, चाहे मैं पीएनपी की बात कर रहा हूं, चाहे मैं एनपीएन की बात कर रहा हूं, तो इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, है ना। मेनली 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। चाहे मैं एनपीएन बनाऊं, चाहे मैं पीएनपी बनाऊं, चाहे मैं एनपीएन बनाऊं और चाहे मैं पीएनपी बनाऊं। जब मैं बना रहा हूं पीएनपी, जब मैं बना रहा हूं पीएनपी, जो मैं बना रहा हूं डायग्राम उनको ध्यान से देखते हुए चलना। जब मैं बना रहा हूं पीएनपी, ये मैंने बनाया पीएनपी, ये मैंने बनाया पीएनपी, और ये मैं बना रहा हूं एनपीएन, ये मैं बना रहा हूं एनपीएन। तो जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है ये मैंने बनाया एनपीएन। इसके ऊपर लिखा मैंने ई, इसके ऊपर लिखा मैंने बी और इसके ऊपर लिखा मैंने सी। इसी तरह से इसके ऊपर लिखा मैंने ई, इसके ऊपर मैंने लिखा बी और इसके ऊपर लिखा मैंने सी। यहां पर ई का मतलब है एमिटर, बी का मतलब है बेस और सी का मतलब है कलेक्टर।
यहां पर ई जो है, ई, इस ई का मतलब है एमिटर। इस ई का मीनिंग क्या है? एमिटर। ई का मीनिंग क्या है? एमिटर है। यहां पर जो बी है, इस बी का मतलब है बेस, और जो सी है, इस सी का मतलब है कलेक्टर। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? बोलो भाई, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब मैंने ये कहा कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूं पीएनपी का या एनपीएन का, जब मैंने 3 पार्ट्स आपको क्लासिफाई करके बताए, तो मैंने आपसे ये कहा कि इन डायग्राम्स को ध्यान से देखना जो मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी, या सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? बताओ भाई, बताओ। ये डायग्राम देख के बता सकते हो तुम? इस डायग्राम से मेरे को भी पता लग रहा है, शायद तुम्हारे को भी पता लग रहा होगा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो लेंथ है, वो लेंथ नज़र आ रही है मेरे को कलेक्टर में। कलेक्टर के बाद जो मेरे को लेंथ नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है किसमें? एमिटर में। और देन उसके बाद जो सबसे कम लेंथ नज़र आ रही है मेरे को, वो नज़र आ रही है बेस में। क्या ऐसा है? तो अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई करूं, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ अगर मैं इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ और साइज, अकॉर्डिंग टू लेंथ और साइज के अकॉर्डिंग मैं इनको अरेंज करूं, तो सबसे ज़्यादा लेंथ जो होगी वो होगी कलेक्टर की, फिर उसके बाद किसकी होगी? एमिटर की, और सबसे कम जो लेंथ होगी वो किसकी होगी? बेस की होगी। क्या ये क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? सबसे ज़्यादा लेंथ या साइज जो होगा वो कलेक्टर का, उसके बाद एमिटर का, और उसके बाद बेस का। यानी कि कलेक्टर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, एमिटर उसके बाद होगा, और बेस उसके बाद होगा। एक वर्ड होता है डोपिंग, एक वर्ड होता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। सेमीकंडक्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं, तो हमें ये पूछा जाता है कि डोपिंग सबसे ज़्यादा किस में की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो डोपिंग की जाती है वो की जाती है एमिटर में, उसके बाद जो डोपिंग की जाती है वो की जाती है किसमें? कलेक्टर में। सबसे ज़्यादा जो डोपिंग की जाती है एमिटर में, उसके बाद जो डोपिंग की जाती है कलेक्टर में, और सबसे कम जो डोपिंग की जाती है वो की जाती है बेस में। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है एमिटर में, सबसे ज़्यादा डोपिंग एमिटर में, सबसे कम जो डोपिंग है वो किस में की जाती है? बेस में। अगर ट्रांजिस्टर एनपीएन है, अगर ट्रांजिस्टर एनपीएन है, तो उसमें जो मेजोरिटी चार्ज करियर्स हैं, मेजोरिटी चार्ज करियर्स, मेजोरिटी चार्ज करियर यानी कि चार्ज को ले जाने वाला, वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ये कब होंगे? यदि हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यदि हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में हमारे पास जो मेजोरिटी चार्ज करियर होंगे, मेजोरिटी चार्ज करियर, वो कौन होंगे? होल्स। ठीक है। यदि हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उस केस में मेजोरिटी चार्ज करियर होंगे होल्स, और अगर हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उस केस में मेजोरिटी चार्ज करियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी चार्ज करियर कौन होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी चार्ज करियर कौन होता है। कॉमन सी बात है, अंडरस्टूड है कि अगर एनपीएन की मैं बात कर रहा हूं तो मेजोरिटी अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी हो गए, माइनॉरिटी कौन हो गए? होल्स। तो यहां पर माइनॉरिटी कौन हो गए? होल्स। और अगर मैं पीएनपी की बात कर रहा हूं तो पीएनपी में मेजोरिटी अगर होल्स है तो माइनॉरिटी कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर माइनॉरिटी कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहां तक क्लियर है?
बोलो भाई, यहां तक क्लियर होगा सभी को? ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर है उसका सिंबल किस तरह से बनाया जाता है वो देखना। सिंबल बना रहा हूं मैं ट्रांजिस्टर का, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। ये देखो, यहां पे कुछ इस तरह से बनाया मैंने। ये एरो को ध्यान से देखना, एरो, ये एरो मैं कैसे लगा रहा हूं इसको ध्यान से देखना। एक मैंने ऐसे बनाया डायग्राम, और एक डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया। एक डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया और यहां पर एरो बाहर निकाल दी ऐसे। ठीक है। जिस एंड पर एरो जा रहा है, जिस एंड से एरो जा रहा है या आ रहा है, ध्यान से सुनना जो बोला मैंने, जिस एंड से एरो जा रहा है या फिर आ रहा है, जिस एंड से एरो, ये जो एरो है जा रहा है या फिर आ रहा है, उस एंड को हम कहेंगे एमीटर। तो यहां पर ये हो गया एमीटर, ये क्या हो गया एमीटर। ठीक है, जिस एंड से एरो जा रहा है या फिर आ रहा है उसको हम कहेंगे एमीटर। जिधर एरो जा रहा है उसको हम कहेंगे, या आ रहा है जहां से, उसको हम कहेंगे बेस। तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया कलेक्टर। क्या यहां तक बात क्लियर है मेरी? ये इसको पहचानने का तरीका है कि एमीटर कौन सा होगा, कलेक्टर कौन सा होगा। ये इसको आइडेंटिफाई करने का मेथड कह लो, तरीका कह लो, कि क्या कौन सा एमीटर है कौन सा बेस है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अगर एरो अंदर की तरफ है, अगर एरो अंदर की तरफ है तो ये कहलाएगा P, ये कहलाएगा N और ये कहलाएगा P। तो ये ट्रांजिस्टर बनेगा PNP ट्रांजिस्टर। अगर एरो बाहर की तरफ है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा P, तो ये N, ये हो जाएगा N। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये बनेगा NPN। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, कुल मिलाकर ध्यान रखना, जो एरो है वो P से N की तरफ होगा हमेशा। एरो जो है वो हमेशा P से N की तरफ जाता हुआ होगा, P से N। यहां पर कहां से आ रहा है? P से N। तो एरो जो है वो हमेशा P से N की तरफ आएगा, P से N की तरफ। क्या यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया PNP और ये हो गया NPN। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? अब जो ट्रांजिस्टर है उसके ऑपरेटिंग रीजन्स कौन कौन से होते हैं? तो ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेटिंग रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर, रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के तीन ऑपरेटिंग रीजन होते हैं। एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन, एक रीजन जो होता है इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन, एक रीजन जो होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन, सैचुरेशन, और एक रीजन होता है उसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, उसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। एक सैचुरेशन। जब मैं एक्टिव रीजन की बात करूंगा तो एक्टिव रीजन के केस में, जब मैं एक्टिव रीजन की बात करूंगा तो एक्टिव रीजन के केस में एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। ईबी जंक्शन, ईबी का मतलब है एमीटर बेस, एमीटर जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ईबी का मतलब है एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। क्या यहां तक क्लियर है? जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायसिंग को हम कहते हैं कि ऑन,
फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है ऑन और रिवर्स बायसिंग का मतलब है ऑफ। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एमिटर बेस डायोड, एमिटर बेस जंक्शन ऑन है और कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ है। तो जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है, तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर जब होता है तो वो किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर की तरह। तो एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करेगा? एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कौन से रीजन में काम करता है? तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कौन से रीजन में काम करेगा? एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन के लिए कौन सी कंडीशन है? एक्टिव रीजन के लिए कंडीशन है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी जो है वो रिवर्स बायस हो। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, एमिटर बेस जंक्शन ऑन हो और कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ हो। दूसरा जो रीजन मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं सैचुरेशन। तो सैचुरेशन में क्या होगा? ईबी जंक्शन है वो भी ऑन होगा, ईबी जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ईबी जंक्शन भी फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायसिंग में। ये दोनों ही केस में फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर होगा। और सैचुरेशन जो रीजन है, सैचुरेशन में ये काम करेगा किसकी तरह? स्विच की तरह। किसकी तरह काम करेगा? स्विच की तरह। और स्विच की तरह जब काम करेगा यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? ये जो है ये होगा क्लोज्ड सर्किट, ये होगा क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच। तो यहां पर दोनों जो है ईबी जंक्शन में भी फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर बेस जंक्शन में भी फॉरवर्ड बायसिंग में। जब मैं कट ऑफ रीजन की बात करूंगा तो कट ऑफ रीजन में ईबी जंक्शन है वो रिवर्स बायसिंग में होगा, ईबी जंक्शन रिवर्स बायसिंग में, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी किस में होगा? रिवर्स बायसिंग में। दोनों ही किस में होंगे? रिवर्स बायसिंग में। जब मैं कट ऑफ रीजन की बात करूंगा तो दोनों रिवर्स बायसिंग में होंगे और यहां पर भी ये किसकी तरह काम करेगा? स्विच की तरह काम करेगा। कट ऑफ रीजन में भी ये किसकी तरह काम करेगा? स्विच की तरह काम करेगा। और कैसा स्विच हो जाएगा? ओपन स्विच। कैसा स्विच हो जाएगा? ओपन स्विच। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा एक्टिव रीजन में, सैचुरेशन में होगा स्विच और कट ऑफ रीजन में होगा स्विच। तो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर इज वर्कड एज अ स्विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ये स्विच की तरह होता है और एक्टिव रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह होता है। एक्टिव रीजन में ईबी जंक्शन ऑन होता है, सीबी जंक्शन ऑफ होता है। सैचुरेशन के केस में ईबी जंक्शन ऑन और सीबी जंक्शन भी ऑन, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। और कट ऑफ रीजन की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ रीजन में ईबी जंक्शन भी ऑफ, ऑफ का मतलब रिवर्स बायसिंग, और सीबी जंक्शन भी रिवर्स बायसिंग में यानी कि ऑफ। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? अब इसके एप्लीकेशंस, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन क्या होते हैं? यूज एंड एप्लीकेशन, यूज एंड एप्लीकेशन। पहला तो ये है कि यदि आप इसको डिटेक्टर की तरह यूज कर रहे हो, कैन बी यूज्ड एज डिटेक्टर, कैन बी यूज्ड एज डिटेक्टर। तो जब आप इसको डिटेक्टर की तरह यूज करते हो, तो डिटेक्टर की तरह जब इसको यूज करते हो तो इसको कहा जाता है डी मॉड्यूलेटर, नोन एज डी मॉड्यूलेटर। जब आप इसको डिटेक्टर की तरह यूज करते हो तो इसको नाम दिया जाता है डी मॉड्यूलेटर। क्लिपिंग सर्किट्स में इसका काम यूज लिया जाता है, क्लिपिंग सर्किट्स में, क्लिपिंग सर्किट्स में इसका यूज लिया जाता है। क्लिपिंग सर्किट्स का मतलब वेव शेपिंग में, वेव शेपिंग, वेव को शेप देने के लिए, तो वेव शेपिंग। तीसरा, तीसरा क्या इसका एप्लीकेशन लिखोगे? लॉजिक सर्किट्स में या स्विचिंग सर्किट्स में इसका यूज लिया जाता है। यूज्ड इन लॉजिक सर्किट्स और एंड स्विचिंग सर्किट्स, एंड स्विचिंग सर्किट्स। लॉजिक सर्किट्स में और स्विचिंग सर्किट्स में इसका यूज किया जाता है। क्या है, यहां तक क्लियर है सभी को?
ये एप्लीकेशंस कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इनमें से कौन ट्रांजिस्टर का एक एप्लीकेशन है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये चारों पांचों ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये याद इजीली कर सकते हो आप। क्या यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक बनाया जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और एक बनाया जाता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कॉमन बेस, जिसको हम कहेंगे सीबी। सीबी का मतलब हो गया कॉमन बेस, यानी कि जो बेस है उसको कॉमन कर दिया जाएगा। दूसरा हो जाता है हमारे पास कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर यानी कि जिसमें एमिटर को हम कॉमन कर देंगे। और थर्ड हमारे पास होता है कॉमन कलेक्टर, जिसके अंदर हम कलेक्टर को कॉमन कर देंगे, कॉमन कलेक्टर। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, कॉमन बेस की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, कॉमन बेस की। तो नाम से पता लग रहा है कॉमन बेस है, यानी कि यहां पर जो बेस है उसको कॉमन किया हुआ है। दो सर्किट मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, डीमॉड्यूलेटर, हाँ दो सर्किट मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। वो दो सर्किट डायग्राम को ध्यान से देख लेना, मैंने डायग्राम कैसा बनाया है। तो पहले मैं बना रहा हूं कौन सा, पहले मैं बना रहा हूं एनपीएन। तो एनपीएन बना रहा हूं। तो एनपीएन बना रहा हूं, एरो इस तरह से जा रहा है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया एमिटर, और ये हो गया कलेक्टर। एनपीएन, तो एरो ये पी हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया एन, और ये हो गया एन। तो यहां से करंट जा रहा है इस तरह से, तो ये हो गया आई ई, ये हो गया आई बी, और यहां पर ये हो गया कलेक्टर। तो यहां पर लगेगा लोड रेजिस्टेंस। एक बार मैं सर्किट पूरा कर दूं। तो ये सर्किट जो बना, ये बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। अब यहां देखो, ये पी है, ये एन है, ये पी है। तो ये जंक्शन जो बन रहा है एमिटर बेस जंक्शन बन रहा है। तो यहां देखो बैटरी जो मैं लगा रहा हूं वो किस तरह से लगा रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं माइनस, यहां पर लगा रहा हूं प्लस, क्योंकि ये यहां पर पी है, यहां पर पी, यहां पर लगा हुआ है पी पी। तो यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान से देखना बैटरी किस तरह से कनेक्ट की है मैंने। यहां पर पी है तो इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो क्या बनाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग बनाएगा। ये क्या बनाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग बना रहा है, तो ये पी है तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और ये जो जंक्शन बनेगा ये बनेगा कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन जो बनेगा वो बनेगा रिवर्स बाइसिंग में। ये जो जंक्शन बनेगा ये बनेगा रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में बनेगा तो यहां पर पी है, तो यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा, यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग और ये हो गई रिवर्स बाइसिंग। ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग और ये हो गई रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को लिखोगे आप आरसी से। आरसी का मतलब कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसको आप बोलोगे लोड रेजिस्टेंस, इसको आप क्या बोलोगे, लोड रेजिस्टेंस। और ये हो गई कलेक्टर करंट आईसी। जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हमेशा कहां आएगा, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है और ये रिवर्स बाइसिंग है। तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है, हाई रेजिस्टेंस, और फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है लो रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो इनपुट सर्किट है ये कहलाएगा इनपुट सर्किट, ये कहलाएगा इनपुट सर्किट, और ये कहलाएगा आउटपुट सर्किट, ये कहलाएगा आउटपुट सर्किट। तो आउटपुट सर्किट में हाई रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट सर्किट में क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां रिवर्स बाइसिंग हो रही है। और इनपुट सर्किट में क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, यहां पर हो रही है फॉरवर्ड बाइसिंग।
यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो ये हो गया लो रेजिस्टेंस, यहां पर रिवर्स बाइसिंग है तो ये क्या हो गया हाई रेजिस्टेंस। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को? बोलो भाई यहां तक क्लियर है? तो यहां पर जो लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस वो लगभग लगभग अराउंड इसकी वैल्यू होती है 20 किलो ओम। ये लगभग कितना होता है 20 किलो ओम का। और ये जो हाई रेजिस्टेंस है ये लगभग कितना होता है 1 मेगा ओम का। इसको लगभग कितना लेके चलते हैं 1 मेगा ओम, और इसको कितना लेके चलते हैं 20 किलो ओम। यहां पर इनपुट करंट कौन सी होगी एमिटर करंट, और आउटपुट करंट कौन सी होगी कलेक्टर करंट। ठीक है, इनपुट करंट जो है इनपुट करंट, इनपुट करंट जो होगी वो होगी एमिटर करंट। इनपुट करंट होगी एमिटर करंट, और जो आउटपुट करंट होगी आउटपुट, आउटपुट करंट जो होगी वो होगी कलेक्टर करंट। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मतलब या कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट कौन सी होती है और आउटपुट करंट कौन सी होती है। इनपुट करंट कौन सी होती है, आउटपुट करंट कौन सी होती है। इनपुट वोल्टेज किस किस के बीच में लगता है एमिटर और बेस के बीच में, और आउटपुट वोल्टेज किस किस के बीच में लिया जाता है कलेक्टर और बेस के बीच में। जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होते हैं, उनका करंट गेन लो होता है जबकि वोल्टेज गेन हाई होता है। ठीक है, इनका जो करंट गेन है वो लो होता है। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनका करंट गेन लो होता है। लो कितना होता है लेस देन 1। इनका करंट गेन लो होता है, और लो कितना लेस देन 1। इनका करंट गेन लो होता है, कितना लो होता है लेस देन 1। और इनका जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इनका होता है हाई। इनका वोल्टेज गेन हाई है, करंट गेन लो है। इनका यूज कहां पे किया जाता है, इनका यूज किया जाता है एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जब कनेक्ट कराया जाता है। जब एक एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट कराया जाता है तो उस केस में इसका यूज लिया जाता है। तो यूज्ड व्हेन इनपुट स्टेज of amplifier is connected with other stage। तो वहां पर इंपिडेंस मैचिंग में इसका यूज किया जाता है, वहां पर इंपिडेंस मैचिंग में यूज किया जाता है। ये जो मैंने लिखे ना ये वाली लाइन है, ये जो 3-4 चीजें लिखी हैं करंट गेन वोल्टेज गेन वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार बनते हैं कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें करंट गेन कितना होगा, वोल्टेज गेन क्या होता है ना। करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, यहाँ इसके ऊपर बहुत सारे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है सभी को? अच्छा, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया है पीएनपी का बनाया है। एनपीएन में क्या होगा, एनपीएन में सिर्फ इतना चेंज होगा कि ये एरो चेंज हो जाएगा, एरो चेंज हो जाएगा, एमिटर अपनी जगह रहेगा, कलेक्टर अपनी जगह रहेगा। तो उसके हिसाब से ये जो बैटरी लगी है, बैटरी की जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको पीएनपी से सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया, एनपीएन है, ये एनपीएन, ये एनपीएन है, मैंने इसको उल्टा लिख दिया। तो एनपीएन है ये एनपीएन। तो यदि एनपीएन से आप इसको पीएनपी में ले जाते हो तो पीएनपी में ले जाओगे तो क्या होगा, इसमें सिर्फ बैटरी की पोलरिटी चेंज होगी और साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। यहां पर एक चीज यूज होती है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, यहां पर एक चीज यूज की जाती है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम लिखते हैं अल्फा से। किसके केस में, कॉमन बेस के केस में अल्फा।
अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट। ये चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट किसके लिए है? फॉर एसी सप्लाई, फॉर एसी सप्लाई। और अगर डीसी सप्लाई में यूज कर रहा हूं तो डीसी के लिए यूज करूंगा आईसी अपॉन आईई फॉर डीसी। ये किसके लिए है? फॉर डीसी सप्लाई। चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट, ये किस केस में? एसी सप्लाई के लिए। और डीसी सप्लाई के लिए क्या हो जाएगा? आईसी अपॉन आईई। अल्फा की जो वैल्यू है वो हमेशा होगी 0.9 से लेकर 0.99 तक, 0.99 तक। यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली, मोस्टली अल्फा की जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 0.98। मोस्टली अल्फा की जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 0.98। क्या यहां तक क्लियर है? और जब ये अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं तो इस केस में जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा जाता है ना। तो VCB जो रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रख के चलता है। VCB को हम क्या रख के चलते हैं? कांस्टेंट रख के चलते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब यहां से क्या बन रहा है? यहां से बन रहा है, अगर मैं इस वाले फॉर्मूला को यूज करूं तो अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई, ये बन रहा है। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि आई सी किसके बराबर हो गया? अल्फा इंटू आई ई। आई सी किसके बराबर हो गया? अल्फा इंटू आई ई। तो इसका मतलब ये है कि एमिटर करंट यदि जीरो हो गई तो कलेक्टर करंट जीरो हो जाती है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ आई इज जीरो, यदि आई ई जीरो हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आई सी भी जीरो हो जाना चाहिए। बट आई सी इज नेवर बी जीरो, पर आई सी जीरो नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें ये पता है कि जो मेजोरिटी चार्ज करियर्स हैं उसकी वजह से तो करंट फ्लो करती ही करती है, साथ ही साथ माइनॉरिटी चार्ज करियर्स की वजह से भी करंट फ्लो करती है। तो देर इज अ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करियर्स। तो देर इज अ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं? लीकेज करंट, नोन एज लीकेज करंट, नोन एज लीकेज करंट। तो लीकेज करंट अगर है तो इसका मतलब आई सी जो है उसकी वैल्यू बनती है अल्फा आई ई प्लस, इसको हम लिखते हैं आई लीकेज, आई लीकेज। लीकेज करंट कहां पर आएगी? जहां पर माइनॉरिटी चार्ज करियर होगा। माइनॉरिटी चार्ज करियर कहां पे होंगे? रिवर्स बायसिंग में होंगे। तो ये जो लीकेज करंट है इसको हम आईसीबीओ कहते हैं, आईसीबीओ, आईसीबीओ, इसको हम नाम देते हैं आईसीबीओ। आईसीबीओ का मतलब है कलेक्टर बेस जंक्शन या कलेक्टर बेस ओपन सर्किट। जब ये ओपन है तो उस केस में लीकेज करंट फ्लो हो रही है, तो इसको हम नाम देते हैं आईसीबीओ। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है आईसी इक्वल्स टू आई ई प्लस आईसीबीओ। क्या यहां तक क्लियर है? और इसको कई जगह हम नाम देते हैं आईसीओ भी नाम देते हैं, और इसको कई जगह आप लिखा देखोगे आईसीओ, इसको कई जगह सिर्फ आप लिखा देखोगे आईसीओ। क्या यहां तक क्लियर है? फिर एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि जो एमिटर करंट है वो सम होती है किसका? बेस करंट का और कलेक्टर करंट का। एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो ये जो वैल्यू है मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ये जो वैल्यू आ रही है आई ई की वो यहां सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं। तो यहां अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो एक फॉर्मूला बनता है मेरे पास आई सी,
आई सी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला है? कलेक्टर करंट का। कलेक्टर करंट का फॉर्मूला बेस करंट के फॉर्म में और लीकेज करंट के फॉर्म में आ गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया कॉमन बेस। ये कौन सा हो गया? कॉमन बेस। अब मैं बात करूंगा किसकी? कॉमन एमिटर की। अब मैं, अच्छा यहां पर एक चीज और बता देता हूं, रुको रुको रुको, यहां पर एक चीज और बता देता हूं, हमें रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इनपुट रेजिस्टेंस होगा VBE, यानी कि एमिटर बेस वोल्टेज, और करंट कौन सी होगी? IE, V अपॉन आर, आर होगा ना, V अपॉन V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू का V अपॉन I, तो VBE अपॉन IE, VBE अपॉन IE, ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे आउटपुट, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो निकलेगा VC अपॉन IC, ये क्या हो जाएगा? आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस। क्या यहां तक क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम किसकी? कॉमन एमिटर की। कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर मोस्टली जो जितने भी ट्रांजिस्टर है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। जितने भी जो ट्रांजिस्टर है उसमें जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखा रहा हूं आपको, पीएनपी का। एनपीएन का उसी तरह से पॉलरिटी चेंज कर लेना बस। तो अगर मैं पीएनपी का कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, तो पीएनपी का कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, तो ये पीएनपी का कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं मैं। ये P हो गया, ये N हो गया, और ये P हो गया। तो मैंने आपको कहा था जिस एंड से एरो बाहर जाएगा या अंदर आएगा वो एमिटर होगा। तो ये हो गया एमिटर, ये हो गया बीच वाला बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, ये हो गया कलेक्टर। तो यहां पर कौन सी करंट आ गई? ये आ गई बेस करंट। ये वाली जो करंट है ये कौन सी आ गई? एमिटर करंट। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा कलेक्टर। ये कलेक्टर आ जाएगा, तो यहां पर इसका लोड रेजिस्टेंस आ गया। यहां पर आपको यूज करनी है बैटरी, यहां पर आपको लगानी है बैटरी। तो यहां पर आप लगाएंगे बैटरी। ठीक, बैटरी लगाएंगे तो मैंने बनाया PNP। कौन सा बनाया है? PNP। तो एमिटर बेस जंक्शन को किस में करना है? मेरे को रिवर्स बाइसिंग में करना है। तो यहां पर देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां ध्यान से देखना, ये चीज ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं। यहां पर ये बैटरी का जो टर्मिनल है ये प्लस है, ये माइनस है, और यहां पर भी ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। ये एमिटर बेस जंक्शन, ये एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन, और ये एमिटर कलेक्टर जंक्शन है। ये एमिटर कलेक्टर जंक्शन है ना? ये एमिटर बेस जंक्शन है, ये एमिटर कलेक्टर जंक्शन है। होता क्या है कि एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस रहता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस रहता है, जबकि ये जंक्शन जो बन रहा है ये एमिटर कलेक्टर जंक्शन बन रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्लस है, तो ये भी क्या है? प्लस है। ये प्लस है तो ये भी क्या है? प्लस है। और ये क्या है? RC, यानी कि लोड रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या आएगा? आउटपुट आएगा। यहां पर क्या आएगा? आउटपुट आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको
PNP की जगह कर देता हूं NPN। तो अगर मैं इसको NPN कर दूंगा तो यहां पर आएगा N, तो यहां पर पोलैरिटी चेंज होगी, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा प्लस, सिमिलरली यहां पर भी माइनस आएगा और यहां पर भी प्लस आएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला जो है यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई का मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस, आर ओ का मतलब है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आर आई यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा इसका वो क्या होगा, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं। और इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस वो भी मॉडरेट होगा। इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, मॉडरेट, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होगा। इसमें इनपुट करंट कौन होगी, बेस करंट, और आउटपुट करंट कौन होगी इसमें, कलेक्टर करंट। यहां पर आउटपुट करंट कौन सी आएगी, कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट कौन सी आएगी, बेस करंट। ये कलेक्टर करंट हो गई। तो इनपुट करंट यहां पर होगी, इनपुट करंट, इनपुट करंट होगी बेस करंट, और आउटपुट करंट जो होगी, आउटपुट करंट वो होगी कलेक्टर करंट। तो आउटपुट करंट और एक हो गई इनपुट करंट। इनपुट करंट इज बेस करंट और आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट। जबकि कॉमन बेस में हमने देखा था कि इनपुट करंट जो है वो कौन थी, वो एमिटर करंट थी, और आउटपुट करंट जो है वो कौन था, कलेक्टर करंट था। हमने पढ़ा था करंट गेन, वोल्टेज गेन, किसका ज्यादा किसका कम। तो कॉमन बेस के केस में हमने देखा था उसका जो करंट गेन है वो कम होता है, जबकि इसके केस में मैं बात करूंगा तो इसका करंट गेन भी हाई होगा और इसका वोल्टेज गेन भी हाई होगा, है ना। तो इसका करंट गेन जो है वो भी हाई होगा, करंट गेन इसका हाई होगा, और इसका जो वोल्टेज गेन है वो भी इसका क्या होगा, हाई होगा। इसका वोल्टेज गेन भी क्या होगा, हाई होगा। और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको कहाँ यूज किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन है ऑडियो सिग्नल एम्पलीफिकेशन, ऑडियो सिग्नल एम्पलीफिकेशन। ऑडियो सिग्नल एम्पलीफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? जिस तरह से वहां पर हमने पढ़ा था एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उसी तरह से यहां पर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम शो करते हैं बीटा से। तो बीटा यहां पर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, उसको हम लिखते हैं डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ये किसके लिए, फॉर एसी सर्किट। और अगर डीसी सर्किट के लिए लिखेंगे तो आई सी अपॉन आई बी। और ये किसके लिए, डीसी सर्किट के लिए। ये किसके लिए लिखा, डीसी सर्किट के लिए। ठीक है, बीटा की जो रेंज है, बीटा की जो वैल्यू है वो 20 से लेकर और 500 तक होती है। बीटा की जो वैल्यू है वो 20 से लेकर 500 तक होती है। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू यूज की जाती है बीटा की, नॉर्मली बीटा की जो वैल्यू ली जाती है वो 49 ली जाती है। नॉर्मली बीटा की जो वैल्यू ली जाती है वो 49 ली जाती है। जिस तरह से वहां पर हमने लिखा था कलेक्टर करंट, उसी तरह से यहां पर भी कलेक्टर करंट बनती है। और वो कलेक्टर करंट का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, अल्फा आई बी। यहां से दिख रहा है ना, अल्फा आई बी। और यहां पर भी एक लीकेज करंट आती है, उस लीकेज करंट को कहते हैं आईसीईओ। उस लीकेज करंट को कहते हैं आईसीईओ। ये जो आईसीईओ है, आईसीईओ, ये किसके बराबर होता है, आईसीबीओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये जो आईसीईओ है ये किसके बराबर होता है, आईसीबीओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या यहां तक क्लियर है?
ये बीटा आएगा, सॉरी यहां पर बीटा आएगा, बीटा, ये अल्फा लिख दिया मैंने, ये बीटा आएगा, बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला को और दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज, इस फॉर्मूला को एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। हमने पढ़ा कि जो आई सी है वो किसके बराबर है, अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, आई सी बी ओ। ठीक है, अब क्योंकि आई ई जो है, आई ई जो आई ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। तो आई ई जो बराबर होता है वो होता है आई सी प्लस आई बी, इसके बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो आई ई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बी प्लस, ये पूरी की पूरी वैल्यू डाल रहा हूं मैं, अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, इस तरह से लिख दिया। अब इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आई ई, ये हो गया 1 माइनस अल्फा, ये किसके बराबर हो गया, आई बी प्लस, ये क्या हो जाएगा, आई सी बी ओ। तो ये यहां से बना आई ई इक्वल्स टू, ये हो गया आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस, ये हो गया आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा, अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा भी आएगा यहां पर ना, मल्टीप्लाई करेंगे जब ये अल्फा आई ई। हाँ ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? और आई ई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, आई ई की जो वैल्यू है वो लगभग बराबर होती है, आई ई वो लगभग बराबर होता है किसके, आई सी के। तो इसको आप आई सी के बराबर भी लिख सकते हो। क्या यहां तक क्लियर है? अब इन दो में रिलेशन होता है, किस किस के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये याद रखना है आपको। हालांकि ये चाहो तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, पर ड्राइव करने वरने का टाइम होता नहीं है, तो याद रख लेना इसको, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये याद करना है आपको। बीटा इक्वल्स टू अल्फा, बीटा के साथ अल्फा भी रहेगा, चेक कर लेते हैं। मैंने लिख दिया क्या, आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस आई सी ओ, अल्फा तो कैसे आ रहा है यहाँ पे, अल्फा आ ही नहीं रहा ना, मल्टीप्लीकेशन में है क्या, कहाँ आ रहा है अल्फा, चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। वो फॉर्मूला में होता है, वो बीटा प्लस 1 करके लिखते हैं उसको। भाई यहां तक क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ यार।
वो कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो आप? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये है ना? अच्छा हाँ, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, माय मिस्टेक। ये मैंने गलत लिख दिया। आई सी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा आई बी, और प्लस आई सी बी ओ और 1 - अल्फा। हाँ ये ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया हो गया। यहाँ तक क्लियर सभी को? बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा और अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दी है किस तरह से निकालने। ये जो फॉर्मूला बनाया है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला बना है, आई ई इक्वल्स टू आई बी अपॉन 1 - अल्फा प्लस आई सी बी अपॉन 1 - अल्फा, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अगर आपने अल्फा बीटा का रिलेशन लिख लिया, तो अल्फा बीटा का रिलेशन लिख लिया, तो अल्फा बीटा का रिलेशन यूज करके आप इसको चेंज कर सकते हो। 1 - अल्फा इक्वल्स टू होता है बीटा प्लस 1। यहां से अगर ध्यान से देखोगे, यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो इसको आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? 1/बीटा इक्वल्स टू 1 - अल्फा अपॉन अल्फा, 1 - अल्फा अपॉन अल्फा, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से फिर इस फॉर्मूला को ऐसे भी बनाया जा सकता है, 1 + बीटा, 1 + बीटा आई बी प्लस 1 + बीटा आई सी बी यू। इस तरह से भी इस फॉर्मूला को बनाया जा सकता है। इस तरह से भी इस फॉर्मूला को बनाया जा सकता है। अब अगर इसके इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात की जाएगी, तो इस केस में इनपुट रेजिस्टेंस जो आएगा इसका, जब हम कॉमन एमिटर की बात करेंगे, तो कॉमन एमिटर के केस में इनपुट रेजिस्टेंस आएगा डेल्टा वीबीई, वीबीई, और इसमें जो इनपुट करंट है वो बेस करंट है, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा आई बी। ये तो हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डेल्टा वी सी ई, डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई सी, अपॉन डेल्टा आई सी। क्या यहां तक क्लियर सभी को? ये इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस हो गए। ये क्या हो गए? इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं बनाता हूं एनपीएन, अगर मैं बनाऊं एनपीएन, तो ये हो गया पी, ये हो गया एन, और ये हो गया एन, और जो करंट है वो ऐसे जा रही है ना? करंट जो है वो इस तरह से जा रही है, और ये वाला पार्ट जो है ये कलेक्टर करंट हो गया, और ये जो हो गई ये एमिटर हो गया। ये एमिटर हो गया, तो ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। तो कलेक्टर को कॉमन कर दिया, तो इनपुट जंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है सीबी जंक्शन। इनपुट जंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है सीबी जंक्शन। ये एन है, ये पी है, और ये एन है। तो यहां पर पोलरिटी का ध्यान से देखना, पोलरिटी मैं कैसे यूज कर रहा हूं। तो यहां एन है, तो यहां पर मैंने लगाया नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर मैंने लगाया नेगेटिव टर्मिनल। और यहां पर देखना मैं कैसे यूज कर रहा हूं, यहां पर ऑपोजिट पोलरिटी यूज करूंगा। तो यहां पर मैंने लगाया बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर मैंने लगाया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है।
यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है जब आप कॉमन कलेक्टर की बात करोगे और किसकी बात करोगे, कॉमन, ये हो गया RC, तो यहां पर निकलेगा आउटपुट। जब आपने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाया था तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बैटरी जो लगाई थी, दोनों साइड पोलैरिटी सेम चली थी। वो दोनों साइड सेम चलने का मतलब है कि यहां पर अगर N था तो यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर भी नेगेटिव था। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए हैं उसमें भी आप देखना, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया है आपको, जिसमें सिर्फ डायग्राम दे दिया जाता है और बैटरी लगी होती है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां से बैटरी देख के आपको पकड़ना पड़ता है। एरो वगैरह कुछ नहीं लगे होते, एरो का साइन वगैरह कुछ नहीं होता, बैटरी देख के पकड़ना होता है कि कॉमन कलेक्टर है या कॉमन एमिटर है। समझ में आ गई मेरी बात? तो NPN करोगे, ये तो हो गया NPN, और अगर आप PNP करोगे तो उसके हिसाब से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहां पर जो इनपुट सर्किट होता है वो होता है रिवर्स बायस। यहां पर उल्टा मामला होता है, जो इनपुट सर्किट होता है, ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। तो यहां जो इनपुट सर्किट होता है वो होता है रिवर्स बायस, और जो आउटपुट सर्किट होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस। तो यहां पर इनपुट सर्किट होता है रिवर्स बायस और आउटपुट सर्किट होता है फॉरवर्ड बायस, जब मैं कॉमन कलेक्टर की बात करता हूं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? तो अगर इसका इनपुट सर्किट रिवर्स बायस हो गया, अगर इसका इनपुट सर्किट रिवर्स बायस हो गया तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो हो गया बहुत हाई हो गया, वेरी हाई, और जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, लो हो गया। इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया और आउटपुट रेजिस्टेंस इसका बहुत लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट सर्किट रिवर्स बायस है और इसका आउटपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस है। इसलिए इसका यूज किया जाता है इंपेडेंस मैचिंग में। देयरफॉर कॉमन कलेक्टर इज यूज्ड इन इंपेडेंस मैचिंग। इसलिए इसका यूज किया जाता है किसमें, इंपेडेंस मैचिंग में। इसलिए इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, इंपेडेंस मैचिंग के अंदर। क्या यहां तक बात क्लियर है? इसका करंट गेन बहुत हाई होता है, करंट गेन इसका हाई होगा, जबकि इसका जो वोल्टेज गेन है, इसका वोल्टेज गेन बहुत लो होगा। करंट गेन कॉमन कलेक्टर का बहुत हाई होगा, जबकि वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर का बहुत लो होगा। इसके लिए जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यूज करते हैं, इसके लिए जो हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसके लिए जो हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम गामा। और गामा किसके बराबर होता है, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। यानी कि यहाँ आउटपुट करंट जो है वो एमिटर करंट है और इनपुट करंट जो है वो बेस करंट है। ये किसके लिए, फॉर एसी। और अगर मेरे को डीसी के लिए लिखना है तो ये लिखा जाएगा आईसी अपॉन आई बी, आईसी अपॉन आई बी।
तो बीटा और आईबी में रिलेशन, बीटा और गामा में रिलेशन होता है गामा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा। तो गामा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होती है, बीटा से ज़्यादा होती है ना, गामा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होती है। और इसी तरह से गामा इक्वल्स टू होता है 1/1 माइनस अल्फा, गामा इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फा। क्या यहां तक क्लियर है? और आप बना सकते हो अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। क्या यहां तक क्लियर है? वोल्टेज गेन फॉर गामा इज ऑलवेज लेस देन 1। वोल्टेज गेन फॉर गामा इज ऑलवेज लेस देन 1। गामा के लिए वोल्टेज गेन जो है वो 1 से लेस देन होगा। अप्रोक्सीमेटली गामा का वैल्यू बीटा प्लस 1 है ना, बीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से लेना है। बीटा की वैल्यू आप नॉर्मली 49 ले रहे हो, बीटा की वैल्यू नॉर्मली आप 49 ले रहे हो, तो 49 प्लस 1 कर दो, 50 होगी, खत्म। क्लियर? अब लोड लाइन एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको, लोड लाइन एनालिसिस, लोड लाइन एनालिसिस। लोड लाइन एनालिसिस, तो इस लोड लाइन एनालिसिस के लिए मैं कुछ डायग्राम ले रहा हूं, वो डायग्राम मैं बता रहा हूं। लोड लाइन एनालिसिस हम कहां यूज करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये हम यूज करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबलाइजेशन या बाइसिंग जो सर्किट यूज हम करते हैं वहां पर हम लोड लाइन एनालिसिस का यूज करते हैं। दो तरह के लोड लाइन एनालिसिस होते हैं, एक होता है एसी का और एक होता है डीसी का। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए हम डीसी लोड लाइन एनालिसिस करते हैं। एसी करंट को हम जीरो कर देते हैं, तो एसी करंट को जब हम जीरो करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीरो कलेक्टर करंट। क्या कहते हैं? जीरो कलेक्टर। और जब हम लोड लाइन एनालिसिस करेंगे तो उस केस में जो हम यहां पर सर्किट यूज करेंगे, कॉमन एमिटर सर्किट यूज करेंगे। कौन सा सर्किट यूज करेंगे? कॉमन एमिटर। तो ये जो सर्किट है कौन सा है? कॉमन एमिटर है। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां देखो लिखा हुआ है नो सिग्नल है, नो सिग्नल। तो एसी सिग्नल हम जीरो कर देते हैं, एसी सिग्नल को हम जीरो कर देते हैं। एसी सिग्नल को हमने जीरो कर रखा है, इनपुट सिग्नल को हमने जीरो कर दिया है। कॉमन एमिटर ये सर्किट है। तो यहां से ये वाला जो सर्किट है आउटपुट सर्किट, इस आउटपुट सर्किट के लिए मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं। आउटपुट सर्किट के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूं तो ये लिखा जाएगा VCE, VCE। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC। ये इक्वेशन बनेगी इस आउटपुट सर्किट के लिए। ये जो आउटपुट सर्किट है ये वाला, इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? VCC माइनस ICRC। ये हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन का यूज करके हमें लोड लाइन एनालिसिस करना है। तो यहां दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन क्या बनती है? एक कंडीशन बनती है जब हम कलेक्टर करंट को जीरो कर दें, और एक कंडीशन बनती है हमारे पास जब हम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को जीरो कर दें। तो एक कंडीशन हम बनाते हैं व्हेन IC इक्वल्स टू जीरो। IC जब जीरो होता है यानी कि कलेक्टर करंट जीरो है, तो उस केस में VCE हो जाता है VCC यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, ये हो जाता है मैक्सिमम।
y बराबर mx प्लस सी से बना है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? तो VCE इक्वल्स टू हो जाता है VCC, और ये मैक्सिमम कट ऑफ, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो जाता है, ये हो जाता है मैक्सिमम वोल्टेज जब IC को हमने जीरो किया। और इसी तरह से व्हेन VCE इक्वल्स टू जीरो, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन, सैचुरेशन। तो VCE को जब हम जीरो करते हैं तो IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देता है, और IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है? VCC अपॉन RC। तो यहां अपनी ये मैक्सिमम वैल्यू देता है IC अपॉन RC, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसके लिए कर्व बनाया जाता है, वो कर्व किस तरह से बनता है वो मैं दिखा देता हूं आपको, कर्व भी। तो ये इस तरह का कर्व बना, ठीक है, ये कर्व बना। तो ये कर्व किसका बन रहा है? ये लोड लाइन है, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं लोड लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं लोड लाइन। और ये किसकी वैल्यू आ रही है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। यहां पर एक पॉइंट आया है क्यू पॉइंट, इसको कहते हैं क्यू पॉइंट, और ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, और इसको कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट। तो ये स्टेबिलिटी के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करे, उसके लिए जरूरी है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करे, और ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में रहे या हमेशा एक्टिव रीजन में काम करता रहे, तो उसकी स्टेबिलिटी जरूरी है। तो ऑपरेटिंग रीजन में क्यू पॉइंट की जो वैल्यू निकाली जाती है, अब ये जो क्यू पॉइंट की हमने वैल्यू निकाली है, इस क्यू पॉइंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमने AC सिग्नल को जीरो किया है। इस क्यू पॉइंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमने AC सिग्नल को जीरो किया है। तो AC सिग्नल को जीरो किया है तो इसको हम बोलते हैं जीरो सिग्नल वैल्यू। तो जीरो सिग्नल वैल्यू निकाली हमने IC की और VCE की। तो जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ IC एंड VCE आर नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो क्यू पॉइंट है इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन ये हुई कि जीरो सिग्नल वैल्यू, जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE are known as ऑपरेटिंग पॉइंट। ये जो जीरो सिग्नल वैल्यू है इसकी IC की और VCE की, इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? और इसको ऑपरेटिंग पॉइंट ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो IC है यानी कि कलेक्टर करंट है, इसका वेरिएशन होता है क्यू पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसका वेरिएशन, कलेक्टर करंट का वेरिएशन क्यू पॉइंट के अबाउट होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? क्यू पॉइंट या क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें, जब ये मैंने डायग्राम बनाया ही है, तो ये जो डायग्राम बना, ये डायग्राम जो बन रहा है, ये बन रहा है एमिटर करंट के लिए, और ये कौन सी करंट है? एमिटर करंट। और ये कलेक्टर करंट, सॉरी, ये कौन सी करंट है? कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट है ये किसमें? मिली एम्पियर में। और ये है VCE, ठीक है। तो ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व होता है, ये होता है आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व।
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन मोड या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सीई ट्रांजिस्टर। सीई ट्रांजिस्टर का ये कॉमन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। इस कर्व में क्या होता है कि ये IB जो है इसकी वैल्यू को हमने कांस्टेंट किया हुआ है, ये इस तरह से कर्व जा रहा है। ये हो गया। तो यहां पर IB की अलग अलग वैल्यू है, यहां पर IB बराबर 0, यहां पर IB बराबर हो गया 1, यहां पर IB बराबर हो गया 2। इस तरह से ये कर्व बना है। तो इस कर्व के ऊपर लोड लाइन बनती है इस तरह से, ये ऐसे लोड लाइन बन गई ऐसे, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये जो रीजन बन रहा है ये वाला, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूं। तो ये जो रीजन बन रहा है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और ये जो रीजन बन रहा है ये वाला, ये जो रीजन बन रहा है इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। और ये जो बीच वाला रीजन बन रहा है, ये बीच वाला, ये जो बीच वाला रीजन है ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। तो जब हम क्यू पॉइंट निकालते हैं, जब हम ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी करते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो क्यू पॉइंट है वो यहां इसके बीच में रहे, यहां से और यहां इन दोनों के बीच में रहे क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट यदि इन दोनों के बीच में रहेगा तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो यहां पर क्या काम कर रहा है, यहां पर काम कर रहा है स्विच का, और यहां पर किसका काम कर रहा है, स्विच का, और इसके बीच में किसका काम कर रहा है, एम्पलीफायर का। तो हम हमेशा ये ट्राई करते हैं, जो स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये ट्राई करते हैं, या स्टेबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, कि जो क्यू पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में बना रहे, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो ये वाला जोन है इसके अंदर रहे। इसके अंदर रहेगा तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। दूसरा, उसकी वैल्यू फिक्स हो, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाए एक पॉइंट के ऊपर, उसकी वैल्यू इधर उधर हिले ना, क्योंकि अगर वो फिक्स हो जाएगा तो कलेक्टर करंट फिक्स हो जाएगी। कलेक्टर करंट उसके अबाउट वेरी कर रही है, तो उसको हमें वेरी नहीं कराना है, क्योंकि अगर कलेक्टर करंट वेरी करेगी तो फिर जो ट्रांजिस्टर है वो स्टेबल ऑपरेशन नहीं देगा, उसके जो वेव आएंगी वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? आज तो वैसे ही टाइम हो गया यार, ज़्यादा टाइम चला गया आज इसमें, ठीक है। तो आज स्टेबलाइजेशन का टाइम तो बचा नहीं। तो कल का जो लेक्चर होगा वो मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, 7 o'clock स्टार्ट करूंगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कल मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें फिर मैं ये जो बाइसिंग और स्टेबलाइजेशन है वो, और फीडबैक एम्पलीफायर दोनों कंप्लीट करूंगा कल के लेक्चर में। ठीक है, चलिए भाई।